हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। हम कर रहे थे आपके स्कूल व्यक्तित्व टेस्ट सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र का एनालिसिस और आज हम करने जा रहे हैं माइनर टेस्ट 6 का एनालिसिस। शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और आपका मेरा सॉल्यूशन कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा उसके बारे में एक छोटा सा कमेंट जरूर करना है। सॉल्यूशन पूरा देखने के बाद, पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको कमेंट जरूर करना है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी एक अच्छा वीडियो देने की कोशिश करें और बहुत ही शानदार तरीके से हम पेपर का सॉल्यूशन करें। तो चलो आज शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 6 की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। क्वेश्चन पहला दे रखा है आपका 6 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से होकर गुजरती है। सबसे उपयुक्त जिला युग्म का चयन कीजिए। तो बताइए भाई, ऑप्शन नंबर 1 है आपका जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ऑप्शन नंबर 2 है जालोर, पाली, नागौर, चूरू और ऑप्शन नंबर 3 है आपका बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और ऑप्शन नंबर 4 है आपका जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और मानगढ़। तो कौन सा आपका जो 30 सेमी समवर्षा रेखा गुजरती है इन जिलों से। तो इन जिलों से समवर्षा रेखा देखो 30 याद करने के लिए हमें को सोचना पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा कि 30 सेमी समवर्षा रेखा कहाँ से गुजरेगी। तो ये गुजरने की हमें पता है कि 30 सेमी अपने पश्चिमी राजस्थान से गुजरेगी। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि पश्चिमी राजस्थान से गुजरेगी और ये सभी जिले देखो पश्चिमी राजस्थान के दिए हुए हैं। तो देखो ये अपना छोटा सा राजस्थान है, ये क्या है अपना छोटा सा राजस्थान है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा छोटा सा। ये अपना छोटा सा राजस्थान है। तो अब देखिए हम जानते हैं राजस्थान को कितनी सेमी समवर्षा रेखा बराबर भागों में विभाजित करती है। 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कितनी सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं ये कौन सा हो गया आपका पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान को जो पश्चिमी जो रेतीला प्रदेश है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश को देखो, एक तो 40 सेंटीमीटर पूरी सीमा, ये अपनी 40 हो गई, ये तो होगी अपनी 40 सेंटीमीटर। और पश्चिमी सीमा कितनी है पश्चिमी रेतीले प्रदेश की? 10 सेंटीमीटर। कितनी होगी आपकी? 10 सेमी समवर्षा रेखा है पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी सीमा। और इस पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। जो आपका कौन सा, ये पश्चिमी रेतीला प्रदेश, पश्चिमी रेतीला प्रदेश आपका, इस पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कितने भागों में विभाजित करती है आपकी? 2 भागों में विभाजित करती है। तो मान लीजिए ये अपनी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो 2 भागों में विभाजित करती है। इतना आपको सोचना होगा। अब सोचने के बाद देखो हमें कितना पूछा है आपका? 30 पूछा है, यानी कि कौन सा, ये अर्धशुष्क प्रदेश वाले जिले पूछे हैं, अर्धशुष्क प्रदेश वाले जिले। तो अर्धशुष्क प्रदेश के जिले पूछे हैं आपको। तो ये जिलों का युग्म देखना है अब कौन से हो जाएंगे आपको। देखो पश्चिमी हो गए तो यहाँ पर कौन सा जिला होगा? देखो ये तो बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर के ऊपर कौन सा हो जाएगा आपका? नागौर। और नागौर के ऊपर कौन सा हो जाएगा आपका? बीकानेर। और बीकानेर के ऊपर कौन सा हो जाएगा आपका? गंगानगर। यानी कि आपकी 30 सेंटीमीटर करके आपकी ये वाली हो जाएगी आपकी 25 से थोड़ी सी आगे, ये वाली 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में जो टिक कर रहा हूँ आपका बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका? दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदी से सम्मिलित नहीं है, हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका सोम, मेसो, सारणी, माई, मोरियन या इरू, लूणी, सांगी या बंडी और साबरमती की हथमती, माजम। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर आप साथ साथ देखो, आप वर्टिकल मोड में रखा करो फोन, साथ साथ ऑप्शन में कमेंट में दिया करो ताकि आपको अच्छा नॉलेज हो इसमें और आपका आंसर गलत हो चाहे सही हो, लेकिन बाद में मैं तो सही बता रहा हूँ ना आपको। यदि आप खुद स्वयं आंसर देते हो पहले कमेंट में ABCD कुछ भी लिखे तो आपको ये क्या होता है, आपका नॉलेज अच्छा होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा होता है, अच्छा उस पर ध्यान जाता है आपका। तो चलो देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा आपका। तो देखिए मोरियन और इरू तो आपकी माई की है, तो आपका दूसरा ऑप्शन तो सही है। लूणी की सागी अंतिम सहायक नदी है और बांडी भी आपकी लूणी की सहायक नदी है, ये भी आपका सही है। साबरमती की हथमती माध्यम है, ये भी आपका सही है। तो कौन सा नहीं है आपका सही? ऑप्शन नंबर 1। देखो सारणी है, ये तो आपकी सोम की सहायक है, लेकिन जो मेसो है और मेसो नदी है, जो मेसो नदी किसकी सहायक नदी है? मेसो आपकी साबरमती की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है आपकी? साबरमती की। चलो ये तो आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखो ऑप्शन नंबर 1 में आपको सोम दे रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोम का उद्गम स्थल कहाँ है। जो आपका सोम है, सोम का उद्गम स्थल कौन सा आपकी? सोम कहाँ से होती है आपकी? सोम होती है आपकी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर है। और आपकी फुलवारी नाल अभ्यारण्य से ये बहती है, फुलवारी नाल अभ्यारण्य से।
फुलवारी अभ्यारण्य से बहती है अभ्यारण्य। ठीक है। और देखो आप देखो आगे जाके माई में मिल जाती है, तो माई आगे आगे देखो माई भी अपने दूसरे ऑप्शन में। तो आपका माई नदी है, तो माई की उद्गम स्थल कहाँ से आपका, माई का उद्गम स्थल कहाँ से होता है आप, माई का उद्गम स्थल होता है आपका अमरोरू की पहाड़ी। और अमरोरू की पहाड़ी और अमरोरू की पहाड़ी में कहाँ से आपकी जो मेन झील है महंद झील, महंद झील से होता है। और ये महंद झील कहाँ पर आपकी एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश से होती है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश से होती है, तो राजस्थान में ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये आपका बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिला। तो इस बांसवाड़ा जिले का एक गांव है, कौन सा आपका खादू गांव, उस खादू गांव से माई नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका लूणी। तो लूणी कहाँ से होती है आपकी, लूणी आपको पता है अजमेर से होती है आपकी लूणी। लूणी का उद्गम दो धाराओं में होता है, दो धारा में होता है। कौन कौन सी दो धारा में, ये तो अपनी सागरमती निकलती है, सागरमती निकलती है। और सागरमती कहाँ से निकलती है आपकी, नागपाड़ से। देखो सागरमती निकलती है, सागरमती ये तो कहाँ से निकलती है आपकी, नागपाड़ से, नागपाड़ से। और एक कौन सी निकलती है आपकी, सरस्वती। और सरस्वती कहाँ से निकलती है, पुष्कर की पहाड़ियों से। तो सरस्वती कहाँ से निकलती है आपकी, जो आपका पुष्कर है और इस पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है सरस्वती। और ये दोनों कहाँ से मिलती है आपकी, जो अजमेर आपका, ये अजमेर है, इस अजमेर के गोविंदगढ़ में, अजमेर का गोविंदगढ़ है वहाँ पर मिल जाती है। और गोविंदगढ़ में मिलने के बाद में क्या कहलाती है, लूणी कहलाती है। ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है आपका, साबरमती दे रखा है, साबरमती। और साबरमती का उद्गम कहाँ होता है, राजस्थान में सबसे न्यूनतम रहती है 49 किलोमीटर ऐसे। तो साबरमती कहाँ पर आपकी पदराला की पहाड़ी से निकलती है। और पदराला की पहाड़ी कहाँ पर आपकी, उदयपुर में, पदराला की पहाड़ी। और पदराला की पहाड़ी कहाँ पर आपकी, उदयपुर से निकलती है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों की किस समूह की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 10 से 12% के मध्य दर्ज की गई। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका श्रीगंगानगर, पाली, सवाईमाधोपुर, झुंझुनू, पाली, श्रीगंगानगर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और सिरोही, पाली तथा झुंझुनू। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आंसर। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन कौन सा आपका, झुंझुनू, पाली, श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर हो गया आपका 2। देखो आप देखिए औसत वृद्धि दर कितनी है आपकी राजस्थान की, औसत वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर राजस्थान की औसत दर वृद्धि दर आपकी 21.30%। कितनी प्रतिशत है, 21.30%। अब देखो न्यूनतम तो हमें पता है 10% से कम, तो सर्वाधिक भी याद कर लीजिए। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो मैंने इस तरह से याद की थी इसको। ये अपना राजस्थान है, ये क्या अपना राजस्थान है। ठीक है, ये अपना राजस्थान है। तो सर्वाधिक देखो किसकी, आपकी बाड़मेर की है। और बाड़मेर कहाँ पर आपका, यहाँ पर अपना बाड़मेर है। ये कौन सा आपका, बाड़मेर है, बाड़मेर है। और बाड़मेर की कितनी है आपकी, 32.5%, 32.5%। बाड़मेर के बाद दूसरा जिला जैसलमेर है। जैसलमेर कहाँ पर है, यहाँ पर अपना जैसलमेर है, जैसलमेर है। और जैसलमेर की कितनी है आपकी, जैसलमेर की आपकी 31.10%। ठीक है, 10 की वृद्धि दर 31.10%। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका 30% से कितने जिले हैं, 2 जिले। कौन कौन से, बाड़मेर और जैसलमेर। और एक बीच में इनका कौन आ जाएगा, देखो जैसलमेर और बाढ़ के बीच में कौन बस रहा है, जैसलमेर और बाढ़ के बीच में जोधपुर बस रहा है, जोधपुर बस रहा है ना। तीसरे नंबर पर आपका जोधपुर है। तो अधिकतम याद करो तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। अब देखो न्यूनतम, न्यूनतम हमने आगे झुंझुनू, पाली और श्रीगंगानगर रहा। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो ये अपना राजस्थान है, कौन सा, पूर्वी राजस्थान। ये तो देखो अपना राजस्थान हो गया, ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, ये अपना राजस्थान है। तो यहाँ पर कौन सा आ गया आपका, श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर की कितनी आपकी 10% है वृद्धि दर, कितनी है 10%। गंगानगर, गंगानगर से चले कहाँ पर आप, झुंझुनू, जे लिख देता हूँ झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में कहाँ हो गया आपकी, बूंदी, सॉरी बूंदी तो 4 नंबर पर है, पाली, पाली और वापस बूंदी। 4 नंबर कौन सी है, बूंदी। तो यहाँ से 10% तो आपकी किसी गंगानगर की। इस तरह से आप ट्रिक बना के मैप से याद कर सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, देखिए 4 क्या आ गया आपका, निम्नलिखित में से असुमलित है, नदी दे रखी है और उद्गम स्थल दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका ब्राह्मणी, हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ के निकट से। मेज दे रखी है आपकी जावत पहाड़ी मध्य प्रदेश से। पार्वती सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से। और खारी आपकी बिजराल ग्राम की पहाड़ी राजसमंद से। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें 4 में, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। जो मेज है, मेज कहाँ से निकलती है आपकी, तो मेज अपने भीलवाड़ा से निकलती है, भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से।
और भीलवाड़ा जिला है, वहाँ से मेज निकलती है। और मेज किस अभ्यारण्य से निकलती है, सॉरी गुजरती है आपकी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से गुजरती है। अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से गुजरती है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और देखो मेज की एक सहायक नदी है, मेज की सहायक नदी है कौन सी आपकी, मांगली, उसका नाम क्या है आपका, मांगली नाम है उसका। चलो मांगली तो है, तो इस इंपॉर्टेंट क्यों है, इस मांगली नदी पर आपका बूंदी है, बूंदी कौन सा, बूंदी जिला अपना, उसमें क्या है आपका भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। लेकिन भीलवाड़ा में क्या आपका, भीलवाड़ा में देखो एक, भीलवाड़ा के अंदर क्या आपका भीमलत तालाब, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, भीमलत तालाब। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया। लेकिन फिर ये बताओ कि जावद की फाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, जावद की फाड़ी से, ये भी पता होना चाहिए हमें। तो जावद की फाड़ी कहाँ पर है आपकी, एमपी के अंदर, और यहाँ से कौन सी निकलती है आपकी गंभीरी नदी, और गंभीरी नदी निकल के राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है आपकी, चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का कौन सा जिला है, उसमें कौन सा गाँव आपका निम्बाहेड़ा, और निम्बाहेड़ा कहाँ पर आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद यहाँ कहाँ पर मिल जाती है, बेड़ज के अंदर मिल जाती है, बेड़ज के अंदर मिल गई। और बेड़ज में मिलने के बाद देखो गंभीरी और बेड़ज के संगम पर कौन सा दुर्ग है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। देखो 4 क्वेश्चन कर लिए एक क्वेश्चन से, ऐसे जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अलीपुरा चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ के दोनों भागों में, चित्तौड़गढ़ 2 भागों में टूटा हुआ है, आपको पता है खंडसेर रूप में है चित्तौड़गढ़, और एक आपका अजमेर। ठीक है, तो 2 भागों में से गुजरने वाली, दोनों भागों से गुजरने वाली नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोनों भागों से गुजरने वाली नदी आपकी ब्राह्मणी है। और राजस्थान की दूसरी जल विद्युत परियोजना, राजस्थान की दूसरी जल विद्युत परियोजना कौन सी आपकी ब्राह्मणी नदी के ऊपर है। ठीक है, दूसरी जल विद्युत परियोजना यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पार्वती नदी श्योर मध्य प्रदेश से क्षेत्र से निकलती है, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर आपके करियाट से 12 के अंदर, करियाहट 12 के अंदर राजस्थान में प्रवेश करती है। और फिर सवाईमाधोपुर के अंदर किस में मिल जाती है आपकी, चंबल के अंदर मिल जाती है। खारी है तो बिजला ग्राम पहाड़ी से निकलती है आपकी राजसमंद से, और ये किसी की सहायक नदी है आपकी बनास की सहायक नदी है। और बाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है, और बनास की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी आपकी खारी नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम क्या है। देखिए क्वेश्चन 5 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह है दक्षिण अरावली से संबंधित नहीं है, लीलागढ़, काटड़ा, सिरावास व सत्तूर, सायरा व कमलनाथ, और दोनिया, डूंगर व ऋषिकेश। तो कौन सा आपका दक्षिण अरावली से संबंधित नहीं है, तो देखो कौन सा नहीं है आपका दक्षिण अरावली से संबंधित, आपका कौन सा नहीं है, सिरावास अलवर में है, और संतूर आपका हरदोती प्रदेश में है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर 2। तो सिरावास तो कहाँ है आपका, सिरावास आपका अलवर के अंदर, और जो संतूर आपका सतूर या संतूर, ये कहाँ पर आपका जो हरदोती प्रदेश है, और हरदोती प्रदेश है कोटा बूंदी बार झालावाड़, कोटा बूंदी झालावाड़ आप जानते हो। ठीक है, यहाँ की जो अर्धचंद्राकार फाड़ियाँ हैं, कौन सी फाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार फाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार फाड़ियाँ, और इन पहाड़ियों की जो अर्धचंद्राकार फाड़ियाँ, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी सतूर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 353 मीटर, 353 मीटर। ठीक है, आप देखो इनकी ऊंचाई भी पूछी जाती है काफ़ी। देखो सायरा की ऊंचाई पूछी जाती है कितनी है आपकी 900 मीटर, कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है आपकी, कमलनाथ की आपकी 1001 मीटर है। 1000 से ऊपर वाली तो आपकी 10 ये चोटी है, वो सभी याद होनी चाहिए। धोनिया डूंगर है, ये भी उदयपुर में 1183 मीटर है इसकी। और ऋषिकेश आपकी सिरोही के अंदर है, और ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है आपकी 1017 मीटर है। ठीक है, लीलागढ़ कहाँ पर आपकी उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर, दक्षिण अरावली के अंदर ही है लीलागढ़, उदयपुर के अंदर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, राजस्थान में जनवरी माह में निम्न में से किस जिले का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो बाड़मेर, कोटा, बारां, बूंदी ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन से में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चारों जिलों में होता है। तो आंसर देखो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका, बाड़मेर में, कोटा और बारां और बूंदी सभी में 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। तो राजस्थान का दैनिक तापमान कौन से जिले में होता है फिर सर्वाधिक, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन याद कर लेते हैं। राजस्थान का दैनिक तापमान वाला जिला कौन सा है आपका, दैनिक तापांतर वाला जिला
वो तो है आपका जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, वो कौन सा आपका, चूरू। ठीक है, और सर्वाधिक उष्ण या गर्म स्थान, उष्ण या गर्म स्थान ये भी पूछा जा चुका है आपका, फलोदी। और फलोदी अब जिला बन चुका है, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, क्वेश्चन 7 आपका, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है ग्रामीण लिंगानुपात 892 है, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात नागौर का है, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात बांसवाड़ा का। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है आपका, देखो सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है वो किसका है आपका, झुंझुनू का है, धौलपुर का नहीं है। किसका आपका, झुंझुनू का। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अब जब क्वेश्चन आ गया तो ये बताओ आप 0 से 6 वर्ष यानी औसत शिशु लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, औसत शिशु लिंगानुपात, औसत शिशु लिंगानुपात। तो औसत शिशु लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, 888, 888। ठीक है, और 888 से कम जिले कितने हैं, कम जिले थे आपके 12। अब देखो जिले चेंज हो चुके हैं, नए आंकड़े अभी आए नहीं, पहले वाले कितने थे आपके, 12 थे। ठीक है, और नगरीय न्यूनतम धौलपुर का है, शहरी देखो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात नागौर का है, और न्यूनतम किसका आपका, धौलपुर का, न्यूनतम आपका धौलपुर का, नगरीय धौलपुर। ठीक है, और नगरीय लिंगानुपात कितना है फिर, नगरीय लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु के लिए, नगरीय लिंगानुपात कितना है आपका, 876। ठीक है, ये भी हो गया, देखो ग्रामीण हो गया अपना, नगरीय भी हो गया, ग्रामीण कितना 892 और नगरीय कितना आपका 876। सर्वाधिक शहरी किसमें, नागौर में नगरीय, और न्यूनतम किसमें, धौलपुर, और न्यूनतम ग्रामीण किसमें आपका, धौलपुर में, और सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात झुंझुनू में, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात बांसवाड़ा के अंदर है। और साथ में ये भी याद कर लीजिए यहीं पर, राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का औसत लिंगानुपात वह आपका 928। तो औसत लिंगानुपात न्यूनतम और वो भी देख लीजिए आपका अधिकतम कहाँ पर है, देखो ये अपना राजस्थान है प्यारा सा, ये अपना राजपूताना है। देखिए मैं एसएसटी का स्टूडेंट नहीं हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैपिंग में मेरा बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी, और थोड़े बहुत सीमाएं वो चूक हो जाए तो बुरा मत मानना। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक आपका औसत लिंगानुपात है आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर कहाँ पर आपका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना क्या है, डूंगरपुर, ये अपना डूंगरपुर है, डूंगरपुर का कितना आपका लिंगानुपात 994 के अंदर है। ठीक है, डूंगरपुर के बाद में देखो यहाँ से अपना क्या आता है, राजसमंद आता है, राजसमंद जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, सभी सर्वाधिक है वो आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। राजसमंद है कितना आपका 990 है, और राजसमंद के पास में एक छोटा सा जिला हो रहा था अपना पाली, प्यारा सा, और उस पाली का कितना आपका 987। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर देखो न्यूनतम याद करें, अब न्यूनतम कैसे करें, न्यूनतम अपना क्या अभी अभी अपने पढ़ाई, इधर क्या अपना पूरी सीमा, पूरे सबसे पूर्व में क्या आपके राजस्थान में धौलपुर। ठीक है, इस तरह से याद करो, सबसे पूर्व में क्या आपका धौलपुर, और जिसका 846 है, लिख देता हूँ आंकड़े याद हो ना हो। और लेकिन अब पूर्व में यदि सूरज पूर्व में उगता है तो चित्ता किधर आपके पश्चिमी, और पश्चिमी कौन आपका यहाँ पर जैसलमेर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 नंबर पर कौन आएगा आपका जैसलमेर रहेगा। धौलपुर से डायरेक्ट जैसलमेर पूछ के, चलो ठीक है, जैसलमेर से कहाँ पर आ गया आप, केवला देवी आ जाओ आप, करौली, करौली, और करौली के बाद में आप वापस कहाँ पर जाएंगे, आप धौलपुर के पास में जाके लड़ेंगे वापस धौलपुर से, कि बोल क्यों भाई, भरतपुर ऊपर है क्या ना, भरतपुर धौलपुर से ऊपर है, मुझे भरतपुर कहता है कि मुझे वापस जाने दे उधर मेरे गाँव। ठीक है, ये मैंने तो ट्रिक से याद कर रखा है, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया, आपको भी अच्छा समझ में आ जाएगा होगा शायद तक। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में असममित युग्म की पहचान करो। असममित युग्म की हमें पहचान करनी है। देखो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर नागौर में सही है, ऋणात्मक वृद्धि दर वाला जिला बीकानेर नहीं है भाई, कौन आपका गंगानगर है।
गंगानगर है। ठीक है, लिंगानुपात 948 प्रति 1000 आपका जनजाति सही है आपका। 10 की वृद्धि दर 30.2% है, ये भी सही है। तो हमें असममिलित युग्म पूछा था, तो असममिलित युग्म क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब देखो आंकड़े भी पूछ लिए, तो गंगानगर की कितनी है आपकी -8.6, और सर्वाधिक देखो नागौर की है, और नागौर की कितनी है आपकी, नागौर वाले ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं भाई 60.4%। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका। 9 है आपका तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जो तारा बालू का स्तूप है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपकी, पहला ऑप्शन दे रखा है मोहनगढ़ जैसलमेर, सूरजगढ़ गंगानगर, ओसिया जोधपुर और सांचौर जालो। देखो ओसिया में नहीं पाए जाते, दूसरा तो नहीं होगा। चूरू देखो लो एक पुष्कर अजमेर में भी नहीं पाए जाते हैं। बालेरी चूरू इंपॉर्टेंट है, और बायतू यहाँ पर नहीं पाए जाते। ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 1 मोहनगढ़ से जैसलमेर, मोहनगढ़ जैसलमेर और सूरजगढ़ गंगानगर में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इनकी आकृति कैसी, तारे के समान से। देखो मैंने क्या बना दिया, आंसर तो ऑप्शन नंबर 1। और ऐसा होता है कि तारा ऐसी आकृति होती है। ठीक है, इनकी देख लेना कभी हनुमानगढ़ तरफ जाओ तब ऐसे मिल जाएंगे आपकी तारा बालू का स्तूप बस के अंदर। यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्या बताया इस क्वेश्चन में, देखो ये बालेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर बालेरी में कौन से प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं आपके, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। ठीक है, जिनकी आकृति कैसी होती है, ऐसी शिव के समान। और इनका जो आगे का जो ये होता है, ये सिरा एक आपका खिलाता है, आपका शिव खिलाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, शिव कौन सा कहलाता है। ये आगे की जो चोंच होती है ये शिव कहलाता है, ये पूछा जा चुका है। और इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, कौन से पूछे जा सकते हैं, देखो ये तो झीलों के किनारे बनते हैं अपने, बाकी तो आप पकड़ लोगे। झीलों के किनारे बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, मरुस्थल में उनको बोलते हैं आपका लूनेट। और मैं बताऊं इसमें आप जो स्थानांतरित बालू का स्तूप है, कौन सा, स्थानांतरित बालू का स्तूप, स्थानांतरित जो बालू का स्तूप है आपका वो थे आपके दरियन, उनको क्या बोलते हैं आपका, दरियन बोलते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका लहरदार बालू का स्तूप, लहरदार बालू का स्तूप वो कहाँ पर है, उनको क्या बोलते हैं आपके, दोहरे, दोहरे बोलते हैं उनको। ठीक है, एक क्वेश्चन बोलता है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, तो मुक्त कितना है आपका, मुक्त बालू का स्तूप मुक्त वो होता है आपका 41.5%। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो कितना होता है आपका 58.5%। ठीक है, ये दोनों भी पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में काफ़ी बार, इंपॉर्टेंट आपके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, निम्न में से अरावली की पहाड़ियों का ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम बताना है हमें। आरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। ठीक है, देखो हमें चोटियाँ दे रखी है, देखो मैं देखो लिख लेता हूँ यहाँ पर, शेर दे रखी है पहले चोटी, तो शेर की ऊंचाई कितनी होती है आपकी 1597 मीटर, 1597 मीटर शेर का आपके सिरोही के अंदर है। दूसरी चोटी का देखो पहले ऑप्शन से लिख रहा हूँ मैं ना, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की ऊंचाई कितनी होती है आपकी 1442 मीटर, 1442 मीटर। तीसरी को ये भी सिरोही के अंदर है आपकी, सजनगढ़ कहाँ पर आपकी, उदयपुर के अंदर है, सजनगढ़ इंपॉर्टेंट है, 938 मीटर है इसकी, 938 मीटर। देखो ये तो आपकी सिरोही में एस एस, और ये उदयपुर में आपको साथ में करवा देता हूँ। और गोगुंदा ये भी आपकी उदयपुर में है, गोगुंदा से कौन सा पठार निकलता है, नदी तो कौन सी निकलती है, बेड़च। गोगुंदा, गोगुंदा से की ऊंचाई कितनी है आपकी 840 मीटर। ठीक है, आप देखो आरोही क्रम बताना है, तो पहले न्यूनतम आएगी, न्यूनतम किसकी आपकी गोगुंदा, तो देखो पहले ऑप्शन में गोगुंदा कौन सा है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। फिर देखो 938 मीटर सजनगढ़, दोनों में सजनगढ़ आ रही है। फिर आपकी दिलवाड़ा आएगी, तो दिलवाड़ा देखो इसमें नहीं आ रही, इसमें शेर आ रही है, तो कैंसिल हो गया। तो बच्चा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर हो जाएगा 10वीं ऑप्शन नंबर 4। देखो चोटियाँ हैं, तो मैंने क्या बताया था, 1 से ऊपर की चोटियों के सभी का आपको याद होनी चाहिए। काफ़ी टीचर इनकी ट्रिक से भी याद करवाते हैं, लेकिन आप याद कर लेना, मुझे तो सीधे डायरेक्ट याद है, मुझे ट्रिक वगैरह याद नहीं होती। गुरु शिखर, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी थी आपकी, गुरु शिखर की ऊंचाई थी आपकी 1722 मीटर। गुरु शिखर के बाद में शेर, शेर, शेर की ऊंचाई कितनी आपकी 1597 अभी लिखी मैंने। ठीक है, शेर के बाद में कौन सी थी आपकी दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की अभी मैंने लिखी कितनी 1442। और दिलवाड़ा के बाद में कौन सी आती है आपकी जरगा उदयपुर वाली, ये भी पूछा जाता है क्रम। फिर नहीं पूछा जाता है कौन सी सिरोही के अंदर नहीं है, तो आपकी जरगा नहीं है, जरगा कहाँ पर आपकी उदयपुर के अंदर। पहले जरगा के बाद में आपकी वापस सिरोही में चले जाते हैं हम। अचलगढ़, अचलगढ़ की कितनी आपकी 1380।
और अचलगढ़ के बाद में आबू चले जाते हैं। अचलगढ़ आ गए तो आबू भी देख लेते हैं। तो आबू कितनी आपकी 1295 मीटर। और आबू के बाद हम चलो आबू देख लिया हमें, तो आबू से इधर हल्दीघाटी की तरफ देखते हैं। तो कोमलगढ़ चलते हैं हम, कोमलगढ़ चलते हैं। तो कोमलगढ़ की ऊंचाई आपकी 1224 मीटर। और 1224 मीटर में चलो पार नहीं पड़ी, दोनिया भी चलते हैं। दोनिया भी कहाँ पर आपकी उदयपुर। और दोनिया से क्या कितनी आपकी 1183 मीटर देख ली दोनिया। तो दोनिया देख ली, तो चलो अब अपनी शेखावटी वापस चलते हैं रघुनाथगढ़। थक गए पहाड़ियों पर चढ़ते चढ़ते, वापस सीकर आ गए। कितनी 1055 मीटर। बोलो कि नहीं वापस जाना है हमें, तो वापस कहाँ जाएंगे हम, ऋषिकेश। कि ऋषिकेश बीच में रह गई थी अपनी। तो ऋषिकेश की कितनी आपकी 1017 मीटर। और ऋषिकेश के बाद में वापस बोलो कमलनाथ। और कमलनाथ की कितनी थी आपकी 1001 मीटर। तो देखो ये सभी चोटियाँ होगी। इन 1000 से ऊपर वाली सभी चोटियों को आपको याद होनी चाहिए। ऊंचाई याद होनी चाहिए, जगह याद होनी चाहिए, इनका क्रम याद होना चाहिए, आरोही अवरोही क्रम याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको पक्का छपेगा, यदि आएगा तो ऊंचाइयों के संबंधित तो इन्हीं चोटियों में से आएगा। बाकी देखो आपकी भी आ सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, आरपीसी कहीं से भी पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्म नदी प्रवाह दिशा में सही सम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। मैंने ना दक्षिण उत्तर पूर्व देख के उसको गलत कराया। मैंने क्या किया, चौथा ऑप्शन कराया उसमें टेस्ट के अंदर, लेकिन इसका नदी प्रवाह दिशा आपको ये नहीं करना है। पहले देखिए पश्चिमी बनास है, पश्चिमी बनास है अपनी। पश्चिमी बनास कहाँ पर आपकी नौसाड़ा कहाँ से निकलती है आपकी, नौसनवाड़ा सिरोही से निकलती है। और आपकी यहाँ पर कच्छ के रण में चली जाती है उधर। तो इसकी तो उत्तर पूर्व थोड़ी है, यहाँ इसकी क्या है आपकी दक्षिण पश्चिम है। तो ये तो प्रवाह की दिशा गलत है। मोरेल देखो, मोरेल कहाँ से निकलती है आपकी जयपुर से। मोरेल आपकी मान लो ये जयपुर से निकलती है, और ये बनास की सहायक नदी है। और जयपुर से निकल के बाद ये आपके सवाई माधोपुर किस में मिल जाती हैं, बनास में मिल जाती हैं। तो ये तो उत्तर पश्चिम थोड़ी है, इसकी उत्तर पूर्व की तरफ होगी। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। कोठारी की देखो दक्षिण पश्चिम दे रखी है। कोठारी कहाँ से निकलती है आपको, पहले तो ये भी पता होना चाहिए। कोठारी निकलती कहाँ से, बनास की सहायक नदी है कोठारी, ये तो आपको पता है। और कोठारी आपकी निकलती है आपकी दिवेर की फाड़ी से। जिसको ये याद है वो ही कर सकता है इस क्वेश्चन को, बाकी नहीं कर सकते भाई। दिवेर की फाड़ी से निकलती हैं, और दिवेर की फाड़ी से निकलने के बाद ये बहती हुई भीलवाड़ा से बहती हुई, भीलवाड़ा में मेजा बांध भी है ना इसके, और बनास में मिल जाती हैं। ठीक है, ये अपने बनास से एक नदी। तो ये देखो इसकी कोठारी दक्षिण पश्चिम तोड़ी आपकी, दक्षिण से ये पूर्व की तरफ आ रही है, इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। साबी आपकी कहाँ से निकलती हैं, साबी आपकी सेवर की फाड़ी है। कहाँ पर, सेवर की फाड़ी कहाँ पर है, भूल गए क्या। सेवर की फाड़ी अपने जयपुर में, जहाँ आपका सेंटर आएगा। और ये यहाँ जयपुर से निकलने के बाद ये अलवर में बहते हुए गुरुग्राम में जाके विलुप्त हो जाती हैं। गुरुग्राम यानी उत्तर की तरफ जा रही है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है आपका, उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे यही पूछा था हमें, नदी प्रवाह क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। इतनी चीज़ें याद होगी तभी ये प्रवाह की दिशा आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। और साबी नदी पर जयपुर में क्या आपकी जोधपुर सभ्यता है। काफ़ी लोग जोधपुर टेक आते हैं इसको। जोधपुर सभ्यता जोधपुर नहीं है, कहाँ पर आपकी जयपुर में। और कौन सी नदी के ऊपर है, साबी नदी के ऊपर है। एक और मैंने अभी बताया था, क्या बताया था इंपॉर्टेंट आपको, जो आपकी कोठारी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है आपकी, दिवेर की फाड़ी से। तो आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। दिवेर की फाड़ी कौन सी निकली थी, यहाँ से कोठारी निकली थी, बनास की सहायक नदी है। इस पर कौन सा बांध आपका, मेजा बांध है, जो आपको भीलवाड़ा को जलापूर्ति करता है ना, भीलवाड़ा को जलापूर्ति करता है। मेजा बांध भी इंपॉर्टेंट है। और इस मेजा बांध के पास में का आपका ग्रीन माउंट पार्क बनाया जा रहा है, ग्रीन माउंट पार्क। ये भी आप याद रखना, मेजा बांध पर यानी भीलवाड़ा के अंदर हो गया ग्रीन माउंट पार्क, कोटारी नदी के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, 12 क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र आबू पर्वत के पश्चिम में। तो जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र कहाँ, आपको ये पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आबू पर्वत के क्या पश्चिम में है। उडिया पठार उदयपुर नहीं है, ये तो आपको पता है। उडिया पठार कहाँ पर है आपका, उडिया पठार आपका सिरोही के अंदर है। तो इस ऑप्शन को काट के भी आप कर सकते हो जिसको नहीं पता है। बाकी देखो रोजा बाखर जाडोर पहाड़ जवाई नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। अब दक्षिण में स्थित कैसे होंगे जब आपको ये नहीं पता कि रोजा बखर और जाडोला पहाड़ किधर है। तो जवाई नदी के चाहे पश्चिम में हो दक्षिण में आपको पता नहीं है, तो आपको क्या होगा। लेकिन आप इस ऑप्शन को पकड़ के देखो, 2 नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा, तो 2 3 में दे रखा है। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो गया।
ऑप्शन का पता होना चाहिए। यदि कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आप एक ऑप्शन को ऐसा भी आता है, आरपीसी ऐसा ऑप्शन देती है जिससे आपका आंसर सही हो जाता है। माइंड ऑफ प्रेजेंटेशन होता है उसमें, प्रेजेंट। चलो देखिए मेरी इंग्लिश कमजोर है भाई। तो उड़िया पठार की हम देखते हैं। उड़िया पठार कितना है आपका, 1360 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई भी पूछी जा चुकी है। अब देखो जसवंतपुरा, देखो हम समझ लेते हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपकी, जालौर के अंदर है। जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ पर आपकी, जालौर में है, आपकी जालौर में। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना भाई, मुझे आती नहीं है इसलिए मैं बोलता नहीं। और इस जो जसवंतपुरा की पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जा चुकी है आपकी। देखो आपके नाम सुनते ही आपको पता हो जाएगा, आपको नाम याद है तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी, उसका कमेंट करो यदि मेरे बताने से पहले आप देख रहे हो तो यहाँ से क्या होगा आपका, डोरा पर्वत। कितनी बार एग्जाम पूछी जा चुकी है डोरा पर्वत, और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 869 मीटर। और ये कहाँ पर आपकी, जालौर में है। आप देखो रोजा बकर भी कहाँ पर आपकी, जालौर के अंदर है। रोजा बकर की एग्जाम में बार बार चोटियाँ पूछी जाती है। इसकी ऊंचाई होती है आपकी 730 मीटर। ठीक है, और आपकी जाडोल पहाड़ भी देवपुर में है। और यहाँ से देखो रोजा बकर के साथ आपको क्या होनी चाहिए, आपकी इसराना बकर भी याद होना चाहिए साथ में, इसराना बकर। तो इसराना बकर है, तो इसराना बकर कितनी है आपकी, 839 मीटर। और ये सभी का कहाँ पर आपके, जवाई नदी घाटी है इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और ये जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं वो आबू पर्वती की तरह आपकी पश्चिम में स्थित है। ठीक है, दोनों 1 और 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका। देखो टाइम भी तो लगता है, यदि आपको अच्छा एनालिसिस चाहिए तो टाइम तो लगेगा। तो देखो जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान के न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों का व्यवस्थित आरोही क्रम बताना है हमें। तो आरोही क्रम बताओ भाई, न्यूनतम कहाँ पर आपका, सर देखो न्यूनतम देखो आपका कहाँ पर है, जालौर। तो आरोही क्रम देखिए, आरोही पहला आएगा आपका जालौर, जालौर के बाद में कौन सा आएगा आपका, सिरोही, सिरोही के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। तो जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 13 के अंदर। ठीक है, समझना चाहिए हम तो समझ लेते हैं इसको। समझने में क्या है, आपको याद हो जाना चाहिए बेस। और क्या है, ये अपना राजस्थान है। इस बार राजस्थान सही नहीं बनेगा, सही बनाऊँ क्या, तो चलो सही बना देता हूँ मैं। अपना प्यारा सा राजपूताना बनाते हैं हम। ये अपना राजपूताना, अरे यार इस बार तो क्या हुआ, ये अपना राजपूताना है प्यारा सा। ये देखो मैं इधर से बना रहा हूँ, इसे नहीं बनेगा भैया इस बार। चलो कोई नहीं, ये बन रहा तो नहीं बनेगा। ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में देखो जालौर कहाँ पर, आपको सबको पता है कि जालौर कहाँ पर है, जालौर आपका यहाँ पर है। तो जालौर से यहाँ पर देखो न्यूनतम जालौर का है। जालौर के नीचे कौन आता है आपका, सिरोही। अभी हमने फटा जालौर की पहाड़ियों और आबू पर्वत के अंदर सिरोही, और सिरोही के बाद में देखो प्रतापगढ़ आया यहाँ पर, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में कभी कभी क्या होता है कि मैं जालौर से सिरोही गया, सिरोही से प्रतापगढ़ डायरेक्ट पूछ गया, तो एकदम वापस वापस कहाँ पर आएंगे आप, बांसवाड़ा। इधर क्या आपका बांसवाड़ा। तो चारों हो गए आपके न्यूनतम वाले चारों जिले हो गए, 4 जिले। 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 पर प्रतापगढ़ आता है और 4 पर है। अब देखो सर्वाधिक वाले पूछे, सर्वाधिक वाले न्यूनतम तो हो गया आपका, सर्वाधिक भी आपको पता होना चाहिए साथ में यहीं पर। तो सर्वाधिक देखो, सर्वाधिक इसके हम कोटा चले थे हम, कोटा से हम जाएंगे राजधानी जयपुर, K4 कोटा। कोटा से कहाँ गए, जयपुर, जयपुर जय हो गया। जयपुर से चलो मैं सीकर से होता हुआ, सीकर नहीं रुकूंगा भाई, डायरेक्ट कहाँ जाऊँगा हम, झुंझुनू। झुंझुनू गया मैं, और झुंझुनू के बाद में बोला कि झुंझुनू में पार नहीं पड़ेगी, शिक्षा के वापस शिक्षा लेनी है तो आपको वापस कहाँ जाना है, आपका सीकर जाना है। सीकर कहाँ पर हो गया, 4 नंबर। तो 1 नंबर पर कोटा होगा, 2 नंबर पर जयपुर होगा, 3 नंबर पर झुंझुनू है, और 4 नंबर पर आपका क्या है, अपना सीकर। आना तो सीकर ही पड़ेगा वापस, चाहे 4 नंबर पर हो। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अब, सर्वाधिक और न्यूनतम हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जनगणना 2011 के आधार पर भारत की पुरुष व महिला साक्षरता के दर में अंतर दर्ज कीजिए। दोनों में अंतर कितना है। अब जिसको ये नहीं पता कि पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, तो अंतर कहाँ से करेगा वो बेचारा। तो यहाँ से देखो पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारतीय साक्षरता कितनी है आपकी, भारतीय साक्षरता। तो भारतीय साक्षरता आपकी 73%। अब बोलो 73 तो हो गई, लेकिन पुरुष की बताओ सर। तो पुरुष की कितनी है अपनी, पुरुष की आपकी 80.9%। और महिला की कितनी है अपनी, चलो भाई महिला की भी देख लेते हैं। महिला की आपकी 64.6%। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सर इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर देखो, 9 में से 6 गए तो 3 बचा, और 10 में से 4 गए तो 6 बचे, और 7 में से 1 गए तो 16 बचे। तो 16.3% का अंतर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, धीरे धीरे देखो ये आंकड़ा चेंज हो रहा है भाई, मेरे भाइयों सुधर जाना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15।
राजस्थान की जनगणना 2011 के संबंधित सत्य कथन बताना। जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई, जिसको ये नहीं पता जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी 2011 में 2001 में, वो तो कमी क्या बताएगा। साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई, तो साक्षरता पता होनी चाहिए 2011 और 2001 की। ग्रामीण लिंगानुपात सभी जिलों का 1000 से कम रहा। क्या 1000 से कम था? नहीं, अपना जो पाली है ना, अपना प्यारा सा छोटा सा, उसका आगे था, तो ये तो गलत हो गया। जनसंख्या का घनत्व पूरी राजस्थान में सर्वाधिक रहा, ये आपका सही है। तो यहाँ पर देखो 1, 2 और 4 सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 15 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप देखिए अंतर भी देख लेते हैं उसमें। सबसे पहले तो हमारा जो रॉन्ग हुआ, रॉन्ग कौन सा था? तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन में क्या था? हमारा जो पाली है उस पाली का लिंगानुपात कितना था आपका? 1003। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, यानी 1000 से ऊपर था, सभी का नीचे नहीं था, बाकी सभी रुल गए। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है अपना? जनसंख्या वृद्धि दर। चलो जनसंख्या वृद्धि दर भी पता होनी चाहिए आपको। जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी या कम हुई? तो देखो यहाँ पर क्या दे रखी है? वृद्धि दर कम हुई। तो यहाँ पर देखो 2001 में कितनी थी अपनी राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर? 2001 में थी आपकी 28.41% थी। और वहीं 2011 के अंदर कितनी थी आपकी? 2011 के अंदर आपकी हो गई 21.3%। 28 ज़्यादा है 21 ज़्यादा है? बोलेगे सर 28 ज़्यादा है, तो कितने की कमी आई? कमी भी पूछ सकता है भाई आपको। कमी कितनी थी आपकी? 7.10%। तो आपका आंसर तो देखो क्या हुआ? राजस्थान में कमी हुई। और जनसंख्या वृद्धि दर की स्थान पर आपका स्थान कौन सा? राजस्थान का भारत में 8वां है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके। आप देखो पहला ऑप्शन देखो, आपको जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई, ये तो कमी हुई थी 7.10% की कमी हो गई। अब देखो साक्षरता देखते हैं। साक्षरता, तो साक्षरता क्या है? देखो साक्षरता अपनी राजस्थान की 2001 में कितनी थी? 2001 में थी आपकी 60.4%। ठीक है, लेकिन 2011 में इसमें सुधार और राजस्थान वाले पढ़ने लगे भाई। तो साक्षरता 2011 में कितनी थी आपकी? 66.1%। अब बोले कि सर 60 ज़्यादा है 66 ज़्यादा है? बोले कि 66 ज़्यादा है। कितने 66 ज़्यादा है? आप देख लेना अंतर इनका। पॉजिटिव जा रहा है, नहीं पॉजिटिव जा रहा है, तो कितनी थी? बढ़ोतरी। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही हो गया, साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अब देखो साक्षरता दर के राजस्थान का निकटतम जिला कौन सा आपका? निकटतम जिला, तो निकटतम जिला कौन सा हो जाएगा? कैला देवी के दर्शन करने चले तो करौली। और करौली कितनी है आपकी साक्षरता दर? 66.2%। ठीक है भाई, मैंने तो देखो ऐसे याद किया है, आपको समझ में आए तो आप भी ऐसे याद कराओ, मजाक मजाक में सभी याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका? निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्व की ओर बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं। या पूर्व की ओर बढ़ा के क्या करोगे? उन्हें खेती नहीं करना है, तो ये तो नहीं होगा। राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान की गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा थोड़ी है, अंगार लैंड का है। गोंडवाना लैंड के आपके दो कौन कौन सा? अरावली और दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश। और जो मैदानी भाग है वो किसके? आपके अंगारा लैंड के। विंध्य का गार दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है, तो आपका सही हो जाएगा। जो विंध्य का गार है दक्षिण पूर्वी पठार का हिस्सा है। माई बेसिन को गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ बेसिन किसे कहा जाता है? आपके लूनी बेसिन को कहा जाता है। लूनी बेसिन को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका? निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपा तंत्र का हिस्सा नहीं है? साबी, रूपारेल, मेंढा, रूपनगढ़ या साबरमती? तो कौन सी नहीं है भाई? देखो साबी भी है, मेंढा भी है, रूपारेल भी है। साबी तो अभी पढ़ी हमने सेवर की पहाड़ियों से। और मेंढा, रूपारेल और रूपनगढ़ ये आंतरिक अपा तंत्र, साबरमती नहीं है। साबरमती कहाँ की है आपकी? ये आपकी कच्छ रण में गिरती है आपकी, और अरब सागर का अपा तंत्र है। अरब सागर की अपा तंत्र की नदी है। ठीक है, ये तो अभी अभी पढ़ी थी अभी सभी। पहला ही ऑप्शन था अपना, दूसरा क्वेश्चन था शायद, दूसरा या तीसरा। तो ये देख लीजिए, वापस देखिए साबी का उद्गम कौन सा? आपकी पदराला की पहाड़ी। पदराला की पहाड़ी, और पदराला की पहाड़ियाँ कहाँ पर है आपकी? उदयपुर के अंदर। ठीक है, देखो साबी हम पढ़ चुके हैं, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, जोधपुरा सभ्यता ये पढ़ चुके हैं। रूपारेल इंपॉर्टेंट है, रूपारेल इंपॉर्टेंट है। रूपारेल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका ये तो अन्य नाम पूछे जाते हैं। कौन सा आपका? वराल लस्वारी, ये तो वरा बोलते हैं इसको। दूसरा नाम क्या है इसका? लसवारी बोलते हैं। और इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है आपका? उद्गम होता है इसका उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ी। और उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ पर आपका? ये भी पता होना चाहिए साथ में, अलवर। आप देखिए तीसरा ऑप्शन मेंढा। मेंढा किसमें? आपकी सांबा झील का अपतंत्र है। ये सांबा झील का अपतंत्र है, मेंढा और रूपनगढ़ दोनों। सांबा झील जो मेंढा नदी है वो कहाँ से निकलती है? आपकी मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ी।
और अब ये भी पता होना चाहिए मनोहरपुरा की पहाड़ी कहाँ पर है आपकी। मनोहरपुरा की पहाड़ी आपकी जयपुर के अंदर, और जयपुर से निकलती है। और सांभर झील का उपतंत्र है, उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी, मेंढा नदी है। ठीक है, और चलो फिर ऑप्शन नंबर 4 भी बता दीजिए सर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, रूपनगर कहाँ से निकलती है आपकी, अजमेर से निकलती है। ठीक है, तो देखो आंसर हो गया आपका केवल पाँच कौन से में है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है आपकी, देखो औसत वार्षिक वर्षा है राजस्थान की 57.51 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। क्वेश्चन में यदि औसत वार्षिक वर्षा आया गया तो ये याद होना चाहिए कि औसत वार्षिक वर्षा कितनी है राजस्थान की, तुरंत क्वेश्चन बनना चाहिए 57.51 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके आधार पर राजस्थान की जलवायु कैसी मानी गई है, इसके आधार पर राजस्थान की जलवायु मानी गई है आपकी अर्ध शुष्क प्रकार की, अर्ध शुष्क प्रकार की। चलो ठीक है, ये भी हो गया अपना। तो यहाँ पर देखो मैंने तो इस आंसर को कैसे किया था बताऊँ क्या सच्ची, ये उदयपुर है, मैंने सोचा उदयपुर में तो बारिश होती है, औसत से ज़्यादा ही होती है उदयपुर में, तो ऐसे मैंने काट दिया। फिर मैंने बोला कि जयपुर में भी इधर कोटपुतली बेरोड वाले क्षेत्र में होती है, बूंदी में भी होती है, बाड़मेर का मुझे पता नहीं था, तो इसको मैंने ऐसे काट दिया। फिर बोला जयपुर में होती है तो इसमें भी जयपुर वाला है, इसको भी काट दिया। तो मैंने बोला बीकानेर तो सूखा सूखा सा रहता है, मूंगफली है सिर्फ प्रसिद्ध, सीकर टोंक। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर 3। मैंने ऐसे किया था, रियल में क्वेश्चन ऐसे किया था मैंने, जब मेरा टेस्ट था संडे को मैंने ऐसे काटा था इसको, क्योंकि मुझे ऐसा पूरा कन्फर्म पता नहीं था। तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो गया, सही हो गया। बीकानेर की अच्छी बोली होती है, मीठी बोली होती है, बीकानेर बहुत प्रसिद्ध है, हेल्पफुल लोग होते हैं वहाँ के। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु की विशेषता बतानी है। तो राजस्थान की जलवायु की विशेषता बताओ, तो वर्षा की परिवर्तनशीलता व न्यूनता, ये तो है भाई। पर्याप्त अनिश्चित वर्षा, इसका कोई मतलब नहीं है। आदर मानसूनी जलवायु की प्रधानता नहीं होती है। वर्षा का असमान वितरण होता है। तो देखो 1 और 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि जलवायु आ गई तो राजस्थान की जलवायु कौन सी होती है ये भी पता होना चाहिए। अब तो राजस्थान की जलवायु क्या होती है, राजस्थान की जलवायु होती है आपकी उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय अर्धशुष्क मानसूनी, अर्धशुष्क मानसूनी प्रकार की। काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु कैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। CWG जयपुर, BWSW गंगानगर, BSSW चित्तौड़गढ़। तो BSSW चित्तौड़गढ़ नहीं आएगा, चित्तौड़गढ़ कहाँ पर आएगा आपका, CWG में आएगा चित्तौड़गढ़, CWG में। AW प्रतापगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 से सम्मिलित नहीं है पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 20 में। चलो कोपेन का वर्गीकरण भी याद कर लीजिए आप। चलो कोपेन का वर्गीकरण के अनुसार कितने भागों में बांटा था राजस्थान को, 4 भागों में बांटा था। और इनका आधार क्या था, वर्षा और तापमान, और एक थार्मेट का पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं इसको। तो ये अपना प्यारा सा राजपुताना है, क्या बनेगा इस बार, नहीं बनेगा, चलो कोई नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, चलो राजस्थान तो बांट दिया सर। तो ये तो कौन सा था अपना, देखो यहाँ से जैसलमेर वाला और गंगानगर था इधर, ये कौन सा था आपका, BWSW। कोपेन का वर्गीकरण समझा रहा हूँ। और सबसे बड़ा कौन सा था आपका, BSSW, इधर ऐसे इधर स्पीकर वाला था BSSW। स्टेपी जलवायु पाई जाती है इसमें, कौन सी जलवायु पाई जाती है, स्टेपी जलवायु पूछा जा चुका ना, स्टेपी जलवायु। और सबसे बड़ा भी यही है, सबसे बड़ा। और फिर यहाँ से ये वाला इधर झालावाड़ का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर ये पाया जाता है आपका CWG। और नीचे नीचे वाला कौन सा था आपका, AW, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला AW जलवायु पाई जाती है यहाँ पर, AW। ठीक है, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया कोपेन का। कोपेन के साथ एक हमारा पूछा जाता है थार्नवेट का, थार्नवेट। चलो थार्नवेट का भी देखते हैं, ये अपना प्यारा सा राजपुताना है। अपना क्या है, प्यारा सा राजपुताना है। चलो राजपुताना तो हो गया सर, तो राजपुताना हो गया। थानवेट का बता देते हैं। तो वो ये वाला जो जैसलमेर वाला एरिया है, ये तो कौन सा था आपका,
ई ए डैश डी था, ए डैश डी था। चलो फिर बताओ, ऊपर ही ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़ में कौन सा था आपका, डी बी डैश डब्लू। और चलो बीच वाला अपना राजधानी और सबसे बड़ा वाला क्षेत्र कौन सा था अपना, वो था अपना क्षेत्र, तो झालावाड़ थोड़ा सा ऊपर निकल गया इधर, डी ए डैश डब्लू। और सबसे बड़ा भी यही था, डी ए डैश डब्लू थानवेट के अनुसार। और नीचे निचला वाला क्या भाग था आपका, थोड़ा सा इधर इधर कर लेना इसको, ठीक है, सी ए डैश डब्लू, ये अपना नीचे नीचे वाला भाग था। ये थान डाइट के भी 4 भाग हो गए, ठीक है। इनके तापमान और था इनके साथ, थानवेट के साथ क्या था आपका, तापमान और था। और सबसे बड़ा ये होगा आपका, सबसे बड़ा, ठीक है। इन्होंने तापमान को सम्मिलित किया था थानवेट ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20 तो हो गया, अपने 21वां क्या है आपका। चलो 21वें क्वेश्चन क्या है आपका, राजस्थान में स्टेबी जलवायु प्रदेश स्थित है। स्टेबी जलवायु प्रदेश अभी बताया था हमें, BSSW होता है ना, BSSW, वो क्या था आपका, स्टेबी जलवायु वाला प्रदेश था। तो देखो 10 सेमी समवर्षा वाला पश्चिम, ये तो आपका BWSW आएगा। पहला क्वेश्चन समझाया था आपको, वही क्वेश्चन आ गया। एक मिनट, BWSW वाला 10 सेमी पश्चिमी सीमा की पश्चिमी सीमा, ये अर्जुन जो पश्चिमी रेतला प्रदेश है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पश्चिमी, ये क्या करती है आपकी, जो आपका पश्चिमी रेतला प्रदेश है उसको 2 भागों में विभाजित करती है, पश्चिमी रेतला प्रदेश को। तो ये तो नहीं होगी। 50 सेंटीमीटर राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी बांटती है, ये बांटती है। देखो इसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती हैं बीचों बीच, ठीक है। देखो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दोनों में कन्फ्यूज होता है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आपके पश्चिमी रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बराबर भागों में विभाजित करती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ना, वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बराबर विभाजित करती है। और जो पश्चिमी रेतीले प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है ना, वो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। कितनी है, जो आपका पश्चिमी रेतीला प्रदेश है इसकी जो पूर्वी सीमा है ना, पूर्वी सीमा वो कितनी है आपकी, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और पश्चिमी सीमा कितनी है अभी, पश्चिमी सीमा इसकी 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, पश्चिमी सीमा, ठीक है। यहाँ पर याद ही कर लीजिए इसको। और इन दोनों को विभाजित करती है कौन सी आपकी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछी थी स्टेबी जलवायु, तो स्टेबी जलवायु आपकी अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाएगी, यानी 25 से 50 के बीच में। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऐसे आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, बोरहाट का पठार की औसत ऊंचाई क्या है। पहले तो ये बताना चाहिए बोरहाट का पठार का है। बोरहाट का पठार आपके उदयपुर यानी गोगुंदा से कोमलगढ़ राजसमंद के बीच है। कहाँ से आपका गोगुंदा, और गोगुंदा कहाँ पर आपका, उदयपुर में। और आपके कोमलगढ़ हल्दी घाटी, कोमलगढ़ महाराणा प्रताप याद होना चाहिए आपको, राजसमंद, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा पठार है आपका, पहला हुआ आपका बोरहाट का पठार, आपका बोरहाट का पठार है। और बोरहाट के पठार की ऊंचाई कितनी थी आपकी, 1225 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। और बोरहाट का पठार वैसे ऊंचाई के क्रम पूछे पठारों की, तो उड़िया पठार के बाद में दूसरा कौन सा आता है आपका, बोरहाट का पठार ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा, भारत में निम्न में से किस अवधि की जनसंख्या वृद्धि दर को रूढ़ या स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। तो कौन सी प्रावस्था थी आपकी 1901 से 1921 के बीच में, 1921 से 1951 के बीच में, या 1951 से 1981 के बीच में, या 1981 से वर्तमान तक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1901 से 1921, ऑप्शन नंबर 1 थे इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका, टिल्लेनुमा पिंडमांड निम्न में से किस प्रदेश का भाग है। जो टिल्लेनुमा मध्यमाई बेसिन का है, तो टिल्लेनुमा पिंडमांड बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का, घग्गर बेसिन का है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बनास। तो आंसर हो गया बनास बेसिन, ठीक है। आंसर तो 2 हो गया। अब बोलोगे सर बनास बेसिन ही समझा दीजिए, तो बनास बेसिन समझा देता हूँ। ये क्या अपनी बनास नदी है, देखो बनास नदी, थोड़ा लिखेगा तो ऐसा ही साफ समझ में आ जाएगा। बनास नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है आपका, खमनौर की फाड़ी, खमनौर की फाड़ी। खमनौर की फाड़ी कहाँ पर आपकी, राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद में अपनी लिख देता हूँ राजसमंद में, ठीक है। बनास नदी आपकी राजसमंद से निकलती है, राजसमंद से आपकी चित्तौड़ में जाती है, चित्तौड़ उसको पसंद नहीं आया तो कहाँ पर जाती है आपकी भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से कहाँ पर जाती है अजमेर में, और अजमेर से वापस कहाँ पर जाती है आपकी टोंक में। यानी चित्तौड़ गई, चित्तौड़ से भीलवाड़ा गई, भीलवाड़ा से अजमेर गई, अजमेर से टोंक में गई, और टोंक से आपकी सवाई माधोपुर में जाती है। और सवाई माधोपुर की आपकी खंडार तहसील है, कौन सी तहसील, खंडार तहसील। और खंडार में इधर से कौन सी आ जाती है आपकी सिप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत से त्रिवेणी संगम पहुँच जाते हैं। इधर से आती है अब सिप। और यहाँ पर कौन सा शहर है फिर, रामेश्वर। रामेश्वर में क्या बनाती है आपकी
त्रिवेणी संगम बनाती है। चलो ये तो हो गया सर। अब देखो दाईं ओर की नदी, या लो मैं खुद नदी हूँ, इधर जा रही है नदी, मैं तो अपना खुद को मान लेता हूँ नदी। तो यहाँ से दाईं ओर की कौन सी हो जाएगी आपकी, नीचे की ओर। तो नीचे से और देखो पहले तो गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है आपकी, आयरन नदी निकलती है। आयरन नदी उदय सागर झील में गिरती है, वहाँ से उसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च। तो बेड़च नदी जाती है आपकी भीलवाड़ा आ गया, भीलवाड़ा की बिगोद में, कौन सी गाँव में, बिगोद में, बिगोद में मिलती है। ठीक है, ये आपकी उदय सागर झील हो गई, और यहाँ से इसका नाम क्या पड़ जाता है आपका, बेड़च पड़ जाता है। और एक अपनी अभी देखी थी नीचे से आपकी जावद की पहाड़ी में, अभी आपका एक क्वेश्चन आया था, जावद की पहाड़ी से कौन सी आती है आपकी, गंभीरी, गंभीरी। और जो निम्बाड़ा चित्तौड़ से प्रवेश करती है आपकी चित्तौड़गढ़ में, गंभीरी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी बेड़च में मिल जाती हैं। यहाँ तो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ही। ठीक है, ये भीलवाड़ा से कौन सी निकलती है आपकी, मैनाल। ठीक है, और मैनाल कहाँ मिलती है आपकी, बिगोद में। और यहाँ पर जो मैनाल जलप्रपात में बनाती है, भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात, जलप्रपात। ठीक है, और ये आपकी मैनाल होगी। ठीक है, यहाँ बिगोद में क्या बनता है आपका, त्रिवेणी संगम बनता है। चलो एक तो हो गई। दूसरी अभी हमने पढ़ी दिवेर से निकलती है, कौन सी पढ़ी, यहाँ से कमनौर से ऊपर कौन सी आपकी, दिवेर की पहाड़ी है। आपको पता है दिवेर का युद्ध हुआ था, कोटारी नदी निकलती है वहाँ से, कोठारी नदी निकलती है, और वो बहती हुई कोटारी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कौन सा बांध है, मेजाबांध से करते हुए आपके बनास में मिल जाती हैं। ठीक है, नंदराय नामक स्थान पर, बनास में कहाँ मिलती है आपकी, नंदराय नामक भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। इसके ऊपर कौन सा आपका मेजाबांध है, मेजाबांध। ठीक है, चलो सर दिवेर तो हो गया। फिर दिवेर से ऊपर जाते हैं हम, तो ऊपर कौन सी निकलती है आपकी, इधर बिजराल की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, बिजराल की पहाड़ी। तो बिजराल की पहाड़ी से आपकी बनास की सबसे लंबी नदी निकलती है, कौन सी आपकी, खारी नदी। यहाँ से खारी लिख देता हूँ, खारी नदी बिजराल से यानी राजसमंद से निकलती हुई आसिंद जाती है, आसिंद भीलवाड़ा में जाती है, आसिंद भीलवाड़ा से वापस ये गुलाबपुरा जाती है, गुलाबपुरा से आपकी विजयनगर होते हुए ये टोंक, अजमेर, अजमेर में जसवंत नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध बनाते हुए, नारायण सागर बांध के बाद में ये टोंक कहाँ से रह गया, ये अपना टोंक यहाँ पर मान लीजिए, ये मैंने एक ही लिख दिया यहाँ पर, टोंक अपना। ठीक है, टोंक में मिल जाती है, कहाँ पर मिलती है, टोंक में आपके राजमहल के अंदर, राजमहल के अंदर मिलती है। चलो ये तो हो गया। अजमेर में कौन सा बांध आपका, इसमें आपके नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध। चलो नारायण सागर बांध हो गया। ठीक है, शहर बताया दिया मैंने, गुलाबपुरा, असिंध और विजयनगर से होती निकलती है। फिर अजमेर से निकलती है आपकी डाई नदी, कौन सी नदी है आपकी, डाई। और रामेश्वर में क्या नदी थी आपकी, त्रिवेणी संगम नदी थी, सॉरी राजमहल के अंदर, रामेश्वर तो आगे हो गया, टोंक के अंदर, राजमहल त्रिवेणी संगम नदी थी। फिर मानसी नदी निकलती है अजमेर से, तो मानसी तो हो गया अजमेर से, और ये टोंक में कहाँ मिलती है आपकी, देवधाम में, ये अपना देवधाम है। ठीक है, देवधाम में निकलती है। और मानसी की सहायक नदी कौन सी आती है, बांडी, जो जयपुर से निकलती है आपकी बांडी, और देवधाम में क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। फिर आपके अभी मैंने बताया मोरेल निकलती है जयपुर से, मोरेल सोयमाधव में मिल जाती है। मोरेल के बाद में कालीसील, अंतिम सहायक नदी कौन सी आपकी, कालीसील नहीं है, काली सिंध नहीं, कालीसील, जो आपकी सपोटरा करौली से निकलती है, और सोयमाधव पर बनास मिल जाती है। ये अपना बनास बेसिन पूरा हो गया कंप्लीट। मैंने नदी, सहायक नदी, बाई दाई, जितने त्रिवेणी संगम कौन से हो गया, देखो बिगोद, राजमहल, देवधाम और आपका रामेश्वरम, चार आपकी त्रिवेणी संगम बनाती है बनास बेसिन। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी कौन सी है, बनास है। सर्वाधिक अपार क्षेत्र जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी आपकी, बनास है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 वाक्य आपका, राजस्थान में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है, जनसंख्या है उसमें परिवर्तन होने वाले उत्तरदायी कारक कौन से आपके, जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है। तो तीनों होता है, जन्म दर भी होता है, मृत्यु दर भी होता है, प्रवास भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। रामगढ़ पहाड़ी है, आपको पता नहीं, रामगढ़ पहाड़ी आपकी शाहबाद उच्च भूमि 12 के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डग गंगाधर की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपकी, झालावाड़ के अंदर है, कहाँ पर आपकी, झालावाड़ के अंदर है। गोडवार प्रदेश कहाँ पर आपका, लूणी बेसिन को बोलते हैं, लूणी बेसिन या लूणी जवाई बेसिन भी आ सकता है साथ में, जवाई बेसिन को भी बोलते हैं। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ी जानती हो आप, कहाँ पर आपके, हाड़ौती के अंदर, हाड़ौती के अंदर। और मुकुंदरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी आपकी, चांदबाड़ी, चांदबाड़ी। और उसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, 517 मीटर। चांदबाड़ी की ऊंचाई कितनी है आपकी, 517 मीटर। ये हो गया आपके
गंगाधर झालावाड़ में होगी, शाहबाद उच्च में 12 के अंदर होगी। चलो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 26 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या आपका, निम्न में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में प्रवाहित नहीं होती। प्रतापगढ़ जिले में प्रवाहित, देखो सूखली होती है, जाखम प्रतापगढ़ से निकलती है, जाखम इंपॉर्टेंट है, जाखम बांध भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। एरू आपकी माई की सहायक नदी है, ये भी प्रतापगढ़ से बहती है, सूखली भी बहती है। द्रव्यवती नहीं बहती, द्रव्यवती कहाँ बहती है आपकी जयपुर में, जयपुर में बहती है। द्रव्यवती का अन्य नाम क्या है, अमीन शाह का नाला, अमीन शाह का नाला भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो देखो सबसे ज्यादा किसकी है यहाँ पर, सबसे ज्यादा आपकी है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र देखो तीन शुरू में, ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे, बचे 2। महाराष्ट्र के बाद में पश्चिम बंगाल की होगी, तो पश्चिम बंगाल ये रहा। तो देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। देखो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नहीं देखो सर्वाधिक किसकी है, यूपी की है, यूपी के बाद महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, भीमला जलप्रपात, अभी बताया था मैंने, भीमला जलप्रपात मेज नदी है, मेज नदी की सहायक नदी कौन सी है, मांगली नदी। मांगली में भीमला जलप्रपात कहाँ पर आपका, बूंदी के अंदर, बूंदी की। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे, उसी में था नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। देखो उसी का यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका, राजस्थान की निम्न नदियों में से खंबाती खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो खंबाती खाड़ी में गिराने वाली नदियाँ बतानी है हमें। तो खंबात देखो राजस्थान की जो खंबाती खाड़ी है, अरब सागर का क्षेत्र है, उसमें 4 अरब सागर का जो नदी तंत्र है उसमें 4 नदियाँ गिरती हैं। कौन कौन सी, देखो लूणी, पश्चिमी बनास, है ना, और दूसरी है आपकी साबरमती, और साबरमती के बाद में अपनी माई काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा माई। देखो इनमें से 2 है, ये तो कहाँ गिरती है आपकी कच्छ के रण में, पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये दोनों कहाँ पर गिरती है आपकी खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में। तो आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, हमें पूछा खंबात की खाड़ी में। तो देखो ये तो माई गिरेगी, ए साबरमती, 1 और 4 कौन से, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2023 तक भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल कौन से हैं, 35 हो गए या 53 हो गए, 59 हो गए या 65 हो गए। तो 31 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 59 हो गए, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या आपका, राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करो। देखो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 5920 नहीं है, कितनी अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई आपको पता है, 4850 है। 5920 तो कितनी आपकी कुल स्थलीय सीमा है, कुल है, और इनमें से जो 1070 है वो कौन सी आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,139 वर्ग मील है, ये आपका सत्य कथन है। तो आंसर तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना आपका 43 किलोमीटर है। अब आपको ये नहीं पता कि उत्तर से दक्षिण कितनी है 826, पूर्व से पश्चिम कितनी है 869, दोनों में अंतर देखो कितना आपका 43 किलोमीटर का, ये भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अंतर निकाल पाओगे। राजस्थान की आकृति अनियमित 7 भुजा नहीं है, काय आपकी विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार भुजाकार। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा जगह आपका ऑप्शन नंबर 2। और वैसे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है कोई बता सकता है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना भाई, 3,42,239 वर्ग मील में नहीं किलोमीटर में पूछा है भाई। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने राज्य है आपका, 5 राज्य स्थित है, और स्थलीय सीमा पर आपका पाकिस्तान है। और आप देखो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई आपकी, पाकिस्तान के साथ जिला बनाने वाले संघों की संख्या 5 हो गई है। 5वां कौन सा बना आपका, फलोदी, फलोदी जिला बन गया भाई, सीमा भी बनाने लगा पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट देखो कल पाकिस्तान हार भी गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या आपका, और बताऊँ क्या उसमें, और तो क्या बताऊँ उसमें, और तो ये हो गया सर्वाधिक एमपी के साथ लगती है अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक 1600 किलोमीटर एमपी के साथ लगती है, और पीबी यानी पंजाब के साथ 89 किलोमीटर सबसे कम लगती हैं। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है आपकी 1070 किलोमीटर, अभी मैंने बताया। अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु बताना हमें, तो अंतिम बिंदु आपका श्रीगंगानगर में है, कौन सा, हिंदुमलकोट, श्रीगंगानगर से बाकासर गांव बाड़मेर तक। आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 33 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या आपका, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल कितना है आपका, देखो अक्षांशीय अंतराल वो आपका 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश,
और आपका देशांतरीय विस्तार कितना है राजस्थान का? देशांतरीय विस्तार कितना आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 34 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या आपका, अक्कल और ब्राह्मणसर के समुद्री निक्षेप का किस काल से संबंधित है? कार्बोनिफेरस, क्रिटेशियस, जूरेसिक और प्लेइस्टोन। कहाँ से है? जुलेसिक। और कहाँ पर पाई गई आपके? जैसलमेर में। ठीक है, कार्बोनिफेरस है, उसके दो पाए गए आपके, तो बा बॉर्डर और बादुरा बालुकासम। बादुरा बालुकासम ये कहाँ पाए गए आपके? फलोदी के अंदर। फलोदी जोधपुर नहीं, अब तो फलोदी जिला बन गया जोधपुर, लेकिन क्या जरूरत है, तो फलोदी के अंदर है आपके बा बॉर्डर और बादुरा बालुकासम जो कार्बोनिफेरस काल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या आपका, भूपट्टी में खनिजों के रूप में उपस्थित कार्बन की मात्रा कितनी है? 0.02%, 0.03%, 70% या 1%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0.2%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या आपका, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित सहसंयोजी अबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का कथन है, सहसंयोजी अबंध वाले यौगिकों में क्वथनांक गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं, नहीं कम होते हैं, कमी होती है ना, ये तो गलत हो जाएगा। ये अबंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनते हैं, ये आपका सही है। इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनते हैं सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी आपका सही है। तो देखो 2 3 ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 37 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अमोनिया अनस्त्री के एक अणु में होते हैं केवल एकल बंध। तो ऑप्शन हो जाएगा, देखो अमोनिया H इधर होता है, एक H इधर होता है, एक इधर होता है, तो केवल एकल बंध। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, सिरका विलेन, ये आपके 2018 फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है। कितना आता है? एल्कोहल में 50% से 60% एसिटिक अम्ल, अल्कोहल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल, जल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल, या जल में 50% से 60% एसिटिक अम्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा 39 में? ऑप्शन नंबर 3, जल में 5% से 8% एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या आपका, ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कार्बोनिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल। तो कौन है इसका प्रकार्यात्मक समूह? कीटोन है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 40 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या आपका, हाइड्रोकार्बन के जलने पर निर्मित होता है। हाइड्रोकार्बन पर एक तो CO2 निर्मित होता है और एक आपका H2 निर्मित होता है। देखो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी पानी। तो देखो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। नाइट्रोजन पानी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 41 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, कार्बन का परत संरचना वाला अपरूप है। जो परत संरचना है वो कार्बन ब्लैक होता है, ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, फ्लोरीन होता है। तो कौन होता है आपका? ग्रेफाइट होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। शुद्धतम रूप कौन है? हीरा। ठीक है, नीट की एग्जाम है तो देख लेना भाई। ठीक है, फुलरेन भी इंपॉर्टेंट है। फुलरेन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कुचालक होती है, तो विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, कुचालक के साथ ही जो आपके C60 के बारे में पूछा जाता है, C60 है ये क्या आपके बंक मिनिस्टर नहीं बोलते हैं, बंक मिनिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं इसको। सर्वाधिक कठोर है ये फ्लोरीन, या सर्वाधिक स्थायी, सर्वाधिक स्थायी है अपनी। और देखो यहाँ पर इसको बंकी बॉल भी बोलते हैं। मंकी क्या है? बंकी बॉल। ठीक है, कोई सोच रहा होगा कोई दोस्त की सर की राइटिंग ठीक नहीं है, अरे भाई पेन ही ऐसा है, राइटिंग तो अच्छी है मेरी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, CH2 बराबर है डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड है CH2 और Cl। यूपीएससी ना बताऊँ, देखो जहाँ पर जो बॉन्ड दिया हुआ है उस तरफ से हम संख्या गिनना स्टार्ट करते हैं। क्या आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl है। जहाँ से जो डबल बॉन्ड दिया हुआ है उधर से संख्या गुना 1 2 3, तो क्लोरो का इस पर 3 पर, तो 3 क्लोरो हो जाएगा, 3 क्लोरो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, तो 1 प्रोपीन। तो आंसर देखो ऑप्शन नंबर 3 क्लोरो और 1 प्रोपीन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44 क्या आपका, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। अदिश राशि ऊर्जा अदिश राशि है, संवेग बल आघूर्ण क्या आपकी सदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या हो जाएगी आपकी? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या आपका, ऊर्जा का ऐसा है मात्रक, न्यूटन होता है, वोट होता है, जूल होता है, पास्कल होता है। तो आप सभी को पता है जूल होता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, न्यूटन किसका होता है? बल का। पास्कल किसका होता है? आपका दाब का। ठीक है, वोट विभवांतर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46,
ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार देखो ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही पैदा किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या आपका, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है वो कहलाती है विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर या गैल्वेनोमीटर या धारा नियंत्रक। तो क्या कहलाती है भाई, वो कहलाती है आपकी विद्युत मोटर। तो विद्युत ऊर्जा को तो यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलती है, आपकी विद्युत मोटर। और विद्युत जनरेटर है वो क्या करता है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका, OTEC क्या दिया हमें, OTEC। OTEC का फुल नाम क्या होता है, देखो ओशन, ओ का मतलब क्या हो गया ओशन, ओ का तो ओशन हो गया। ठीक है। टी का मतलब क्या हो गया आपका थर्मल। ठीक है। ए का मतलब क्या होता है एनर्जी, ए का मतलब हो गया एनर्जी। और क्या बच गया सी कन्वर्सन, कन्वर्सन। देखो देखो क्या हो जाएगा OTG का, थर्मल एनर्जी ओशन, थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। 48 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या आपका, एक कुल्ली 15 kg बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। परिकलन करना है हमें, चलो परिकलन करते हैं। तो देखो हमें कितना दिया हुआ है, हम जानते हैं क्या होता है, W बराबर mgh होता है, mgh। तो हमें देखो कितना दिया हुआ है, m तो दिया हुआ है हमें 15 kg। जी कितना होता है, जी का मतलब क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान डायरेक्ट पूछा जाता है आपका एग्जाम में, कितना होता है आपका 9.8 होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से देखो गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर देखो पॉइंटों में नहीं दे रखा है, तो इसको m बराबर जी बराबर 10 भी मान सकते हैं आप, तो 10 भी ले लेना। वैसे मान तो ये होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो मान रखो m बराबर 15, जी का मान 10, h का मान कितना दिया हुआ हमें, h का मान दिया हुआ हमें 1.5 मीटर। तो यहाँ से 1.5 मीटर हो जाएगा। इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका 225 जूल। तो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2। चलो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आपको क्या है, बांध में संग्रहित जल में, जो बांध होता है बांध में जो संग्रहित जल होता है उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। ये तो गलत हो गया आपका, ऊर्जा तो होती है। विद्युत ऊर्जा नहीं होती, गतिज ऊर्जा होती है, नहीं गतिज ऊर्जा नहीं होती। कौन सी ऊर्जा होती है अभी फिर, स्थितिज ऊर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 50 में ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51। चलो मैनेजमेंट क्वेश्चन आगे, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान की एक शैक्षिक पहल इस्माइल का पूरा नाम है। तो इस्माइल का पूरा नाम क्या है आपका, सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग एनहांसमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एनहांसमेंट, सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। तो इसमें क्या में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इस्माइल, इस्माइल, ये लो इस्माइल। तो इस्माइल का देखो इस्माइल है, इस्माइल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था आपका, इस्माइल प्रोग्राम होता है आपका 13 अप्रैल 2020 को, 2020 को हुआ था। ठीक है। तो सर बताओ इस्माइल 2.0 का कब हुआ था, 2.0 कब स्टार्ट हुआ था, 2.0 होता है आपकी इसका 2 नवंबर 2020 को। फिर चलो 2 हो गया, तो सर इस्माइल 3.0 भी तो आया था, 3.0 आया था। तो 3.0 कब हुआ था आपका 21 जून 2021 को। ठीक है। ऐसे भी कोरोना के अंदर चलाए गए थे। और आजकल क्या हो गया देखो, आजकल इसमें सुधार हो गया। जो स्माइल 3.0 है, स्माइल 3.0 पहले व्हाट्सएप पर भेजा जाता था ये कंटेंट। पहले क्या होता था आपके व्हाट्सएप पर भेजा जाता है ये कंटेंट, आजकल व्हाट्सएप पर नहीं भेजा जाता। तो सर किस पर भेजा जाता है, आजकल एक ऐप बना गया आपका, उस ऐप का नाम भी पूछा जा चुका है कौन, तो उस ऐप का नाम क्या है आपका कॉन्वेलिजियंस। क्या था आपका कॉन्वेजीनियस, ऐप नाम है इसका कॉन्वेजीनियस, ये है ये। ठीक है। इस ऐप से आजकल ई कंटेंट भेजा जाता है आपको छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, स्माइल कार्यक्रम के में उपलब्ध ई कंटेंट किस कक्षा वर्ग समूह के लिए है, कक्षा 1 से 8, कक्षा 9 से 12, कक्षा 1 से 5 या कक्षा 1 से 12। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 कक्षा 1 से 12 के अंदर। ठीक है। चलो देखो इसके साथ ही देखो हमारा जो हम है उसके लिए हम क्यों ये बना रहे हैं, हम क्योंकि शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं हम, शॉर्ट नोट्स शॉर्ट वीडियो।
शॉर्ट वीडियो की हमने 2 वीडियो डाली है आपकी मैनेजमेंट की, आप देख सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो समझने में आसान होगी, क्योंकि 2 मिनट में वो पूरा रिविजन कर सकते हैं टॉपिक को। हमने 2 टॉपिकों की बनाए हैं। 2 टॉपिक कौन से बना दिए हमने, SIQE स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, और इसके साथ में मैंने RSTB राजस्थान स्टेट टैक्स बोर्ड, इन दोनों पर 2 वीडियो बनाए हमने। दोनों वीडियो आपकी 2 मिनट की होंगी, लगभग 2 से 2.5 मिनट की। इन दोनों वीडियो में हमने पूरा कंटेंट लेने की कोशिश की है। आप देखना चाहो आप देख सकते हो। आगे का हम स्मेल कार्यक्रम पर भी आएगा। स्मेल कार्यक्रम, हवा महल, मिशन समर्थ, इनका 1-1 मिनट का 2-2 मिनट का एक कार्यक्रम होगा। यदि आप पढ़ते हो तो लास्ट में क्योंकि रिविजन के लिए आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी साबित होगी। आप देख सकते हो आपको यदि अच्छी लगे तो, और यदि उसमें कमी हो तो वो कमी भी बताएं, ताकि उसमें सुधार किया जा सके, हम भी उसमें सुधार कर सकें और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें। और अभी तक आपने देखा सॉल्यूशन, उसमें यदि कोई सुधार अच्छा लगा आपको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमी है वो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका। स्मेल कार्यक्रम के तहत CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम बताओ। मिशन सन्मय, मिशन संज्ञान, मिशन समर्थ या मिशन समाधान। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मिशन समृद्ध। इस मिशन समृद्ध के तहत ही देखो महीने में एक बार जो आपके विशेष इसमें है आवश्यकता वाले बच्चे, उनके लिए महीने में एक बार ब्रेल व आपके जॉर्ज टेक्स, ठीक है, वर्कशीट भी उपलब्ध कराई गई, ठीक है। किसके द्वारा, समसा के माध्यम से, समसा के माध्यम से, ये भी याद रखना आप, समसा के माध्यम से। तो आंसर क्या हो जाएगा 53 के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 मिशन समर्थ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका। 54 है अपना, कोविड-19 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम आओ घर में सीखे की शुरुआत कब की गई थी। 1 जनवरी 2020 को, 26 सितंबर 2020 को, 20 सितंबर 2021 को, या 1 जनवरी 2024 को। तो 54 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 26 सितंबर 2020 को। और आओ घर में सीखे 2.0 की शुरुआत कब की गई थी, ये देखो इससे के तहत तो आपका आया था स्माइल क्या था, SMILE, स्माइल 2.0, ठीक है। और जो आपका 2.0 आया था वो कब हुआ था आपका 21 जून 2021 को शुरू। आओ घर में सीखे 2.0 ये हुआ था आपका 21 जून 2021 को। और इसके तहत ही क्या है आपका शुरुआत हुआ था आपका स्माइल 3.0, ठीक है। ये भी आप कनेक्ट कर लेना इन दिनों को, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपका। स्माइल 3.0 के अंतर्गत सप्ताह में किस दिन छात्रों को क्विज प्रतियोगिता का साझा किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार शुक्रवार नहीं, प्रत्येक सोमवार नहीं, प्रत्येक शनिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक सोमवार बुधवार नहीं। तो इसके अंदर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक शनिवार के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या आपका। शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा दीक्षा कार्यक्रम किसके बारे में है। प्राथमिक शिक्षा में निःशुल्क यूनिफॉर्म और पाठ्यक्रम की उपलब्ध करना नहीं, डिजिटल अवसंरचना से संबंधित संसाधन की उपलब्धता, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और सर्व शिक्षा अभियान। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर ऑप्शन नंबर 2 डिजिटल अवसंरचना से संबंधित संसाधन की उपलब्धता, ठीक है। अब देखो अपना क्या है, अपना है दीक्षा DIKSH, जो दीक्षा है अपना, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। फुल फॉर्म क्या हो जाती है, हो जाएगी आपकी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। ये कैसा कार्यक्रम था आपका, इसका प्लेटफॉर्म कैसा था आपका, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इसकी किसकी पहल पर शुरुआत की गई थी आपकी, इसकी पहल थी आपकी NCERT द्वारा, ठीक है। और कब शुरुआत किया गया था आपका दीक्षा, ये शुरुआत किया गया था आपका 5 सितंबर 2017 को। और उस समय आपके उपराष्ट्रपति कौन थे, वेंकैया नायडू द्वारा। और इसका आदर्श वाक्य क्या था, इसका आदर्श वाक्य था आपका हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या आपका। दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कदम सही नहीं है। इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकता है।
यस दे सकते हैं। इस पोर्टल का प्रयोग अध्यापक के छात्र के साथ छात्र भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना को उनकी NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करने के बाद एक्सेस किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना पाठ्यक्रम सामग्री शेयर नहीं की जा सकती, ये गलत आपका की जा सकती है। आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या आपका, राज्य दीक्षा पोर्टल में राज्य का पूर्ण रूप है, तो राज्य का पूर्ण रूप क्या है आपका, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 58। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, राज्य का निर्माण शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर किया, NCTE के साथ मिलकर किया, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60, शिक्षा वाणी कार्यक्रम, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए शिक्षा वाणी कार्यक्रम को शुरुआत आपका 11 मई 2020 को, 11 मई 2020 को हुआ था शुरू, और इसमें टाइम था आपका 11 बजे से 11:55 तक, यानी हमें मिनट पूछिए, टोटल कितने मिनट हो गई आपकी 55 मिनट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ये कब तक था आपका, मंडे से सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार तक चलता था ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शनिवार को प्रसारित कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है आपका, हवा महल के नाम से, ताजमहल के नाम से, शिक्षा सागर के नाम से, जादुई महल के नाम से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हवा महल के नाम से। तो हवा महल के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक शनिवार को प्रसारित किया जाता है। तो हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2 मई 2020 को, 2 मई 2020 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, शिक्षा दर्शन की कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी ये हमें बताना है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत A मई 2020 को नहीं, A जुलाई 2020 को नहीं, A जून 2021 नहीं, यहाँ पर 2020 कर लेना, ठीक है। A जून 2020 को हुई थी, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, और इसका टाइम देखिए अभी 1 मिनट, इसका टाइम देखो 195 मिनट थी, 195 मिनट, यानी कि 195 मिनट कितने घंटे हो गए, 3 घंटे, 3 घंटे थी, ये टाइम भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किस चैनल पर किया गया, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन समाचार, दूरदर्शन राजस्थान, अपना राजस्थान, तो किस पर किया गया ऑप्शन नंबर 3, दूरदर्शन राजस्थान के ऊपर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, टैगलाइन में से संबंधित सत्य युगम बता, देखो स्माइल कार्यक्रम रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, ये आपका सही है, स्माइल कार्यक्रम की ये थी। शिक्षा वाणी, प्यारे बच्चों कान लगाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये भी इसकी। शिक्षा दर्शन, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये भी आपका सही है। तो आंसर देखो तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो एक बार डेट वापस याद करवा देता हूँ आपको, ये कब हुआ था आपका 13 अप्रैल 2020 को शुरू। शिक्षा वाणी कब हुआ, शिक्षा वाणी था आपका 11 मई 2020 को, और जो आपका शिक्षा दर्शन है ये कब शुरू हुआ था आपका 1 जून 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 65, दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ, अभी बताया था मैंने 5 सितंबर 2017 को, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ये आपके हिंदी आ गया, एजेंडा का सही प्राय, एजेंडा क्या होती है आपका, कार्यकारी होती है, कार्यवर्त होता है, कार्यसूची होता है, कार्यकाल होता है। तो एजेंडा मतलब क्या होता है आपका, कार्यसूची होती है। एजेंडा 21 उसमें कार्यसूचियों का तो वर्णन था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कार्यसूची, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन आपका, सर्कुलर का हिंदी समानार्थक है, परिपत्र, अधिसूचना, विज्ञप्ति, आदेश, तो कौन सा है भाई परिपत्र। सर्कुलर का अर्थ क्या होता है आपका, परिपत्र होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 67 में। 68 आपका रिमाइंडर का हिंदी प्राय है, जो रिमाइंडर प्रार्थना पत्र, अनुस्मारक, आवेदन पत्र, तो रिमाइंडर का अर्थ क्या होता है आपका अनुस्मारक, पहले का याद करना होता है क्या अनुस्मारक, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, ऑन प्रोबेशन का हिंदी अनुवाद है, अंशकालीन, प्रीवीक्षाधीन, संविदाधीन, अल्पकालीन नहीं, संविदाधीन नहीं, परिवीक्षाधीन। ऑन प्रोबेशन का अर्थ क्या होता है आपका परिवीक्षाधीन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70 क्या आपका, ये क्या है भाई, होनोरेरियम का है, जो भी है आपका होनोरेरियम का हिंदी अर्थ है आपका भुगतान,
परिसार्मिक वेतन स्थिरीकरण या मानदेय। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मानदेय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। नकदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थक शब्द है। मैंने तो कैश पेमेंट कर दिया था, गलत हो गया, लेकिन इसका क्या होगा आपका कैश इन हैंड। ऑप्शन नंबर 2, नकदी के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त समानार्थक शब्द क्या होगा आपका कैश इन हैंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। समझौता के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द है। समझौता कब होता है? जब दो पक्षों में लड़ाई होती है, फिर हम जाते हैं उसको एग्रीमेंट करवाने। तो एग्रीमेंट देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। तो 72 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73 क्या आपका अपरिहार्य का अंग्रेजी प्राय है। जो अपरिहार्य है अंग्रेजी प्राय क्या है, अर्जेंट, अनवोबिडेबल क्या है, जस्टिफाइड, नेसेसिटी। तो 73 में आपका आंसर हो जाएगा देखो ऑप्शन नंबर 2, ये वाला अनवोबिडेबल। जो भी आपको समझ में आए, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, आप देख लेना, ऑप्शन नंबर 2 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74। एबिलिटी शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द है। जो एबिलिटी है, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, यानी मैं फर्स्ट ग्रेड को कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड मेरा लक्ष्य है, मैं योग्यता रखता हूँ फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने की। तो देखो योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी यानी योग्यता, आपकी क्षमता नहीं होगी, योग्य नहीं होगा, समर्थ नहीं होगा, क्या होनी चाहिए, योग्यता। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यही योग्यता रखनी है आपकी जून तक। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, साथ साथ मेरा भी हो जाए, मैं भी फर्स्ट ग्रेड ही कर रहा हूँ भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 75। सैनडाइन के लिए उपयुक्त शब्द है। जो सैनडाइन है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, आकस्मिक मृत्यु, अनिश्चित काल के लिए, आकस्मिक स्थगन के लिए, आकस्मिक प्रवाद के लिए। तो 75 में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अनिश्चित काल के लिए। चलो आज हम कर चुके हैं, मेहनत से कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और साथ में यदि आप देख रहे हो ना तो कमेंट ज़रूर करना, आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी भी लगी, जो भी हो बताना, ताकि मैं भी उसमें सुधार करूं, मैं अच्छा कर सकूं। बाकी देखो पेन वैन तो ऐसा नॉर्मल है, ऐसे लिखा जाता है इस पेन से। ठीक है, तो इस क्लास को शेयर ज़रूर करना, और ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, मुझे पता है। और मैंने हंसी मजाक में पढ़ाया, आज मैंने कोशिश की है थोड़ा खुल के पढ़ाने की। ठीक है, इतने जो पीछे की वीडियो देखे होंगे आज वाला, तो कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी गलतियाँ भी हो सकती है, उसके लिए माफ़ करना, दिल से माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।